जी, टेक्निकल इश्यूज के कारण मीटिंग ऑफ हो गई थी। तो जीवन में आदि व्याधि और उपाधि तीनों की समस्या से बचने के लिए हमारे खान पान का, जीवन जीने का जो तरीका है, हमारी जो मान्यताएं है, हमारे धर्म शास्त्रों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, सनातन धर्म ने, उसके हिसाब से हमें जीना का प्रयत्न करना पड़े। तो हर धर्म ने आदि व्याधि और उपाधि से बचने के लिए अपने धर्म के हिसाब से, अपने धर्म के प्रचार प्रसार का जो पृथ्वी के ऊपर जो इलाका था, उसके हिसाब से हर एक धर्म ने अपने नीति नियम बनाए हैं। तो नीति नियम में जो ऐसे आप देखो तो हर धर्म में कॉमन है, वो है, क्योंकि हर धर्म का जो पाया है, फाउंडेशन है, उसमें प्रेयर बताई गई है कि भी अपने धर्म के इष्ट देव की सेवा पूजा प्रार्थना करना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, देरासर सब में उनको जाने के लिए बताया गया है। दूसरा है जीवन का आध्यात्मिक उन्नति हो, इसके लिए चैरिटी का बात बताई है। तो चैरिटी समय की हो सकती है, धन की हो सकती है, ज्ञान की हो सकती है। प्रेयर और चैरिटी दोनों को करने के लिए साधन है शरीर। तो शरीर को ठीक रखने के लिए आपको हर एक धर्म में उपवास करके शरीर को साफ रखना, मन को साफ रखने की व्यवस्था की है। तो जो व्यक्ति ये तीनों का उपयोग करेगा अपने जीवन में, उनके शरीर में आदि व्याधि और उपाधि होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो तप, सेवा और सुमिरन, ये तीनों शब्द जो है वो रामचरितमानस का है। रामचरितमानस ने भी धर्म की व्याख्या में ये सब बातें बताई हुई है। तप है उपवास, सुमिरन है भगवान की सेवा भक्ति पूजा पाठ, और सेवा में होती है चैरिटी। तो ये तीनों अपने जीवन में शामिल होने चाहिए। अब जो लोग बीमार हैं, बीमारी से बच के रहना है, तो समय के हिसाब से जो नीति नियम पालन करना था, क्योंकि पहले के जमाने में आप 1000 साल पहले की बात करो तो हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में साधन नहीं थे, मशीनें नहीं थी, आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं था। तो पहले के जमाने में मेहनत भी ज्यादा थी, तो उसके हिसाब से उनका भोजन भी इस तरह का खाना जरूरी था। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मेहनत बहुत कम हो चुकी है, शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं है, पसीना निकलता नहीं है शरीर से। तो अब शरीर को बीमारियों से बचने के रास्ता एक ही है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए। ये समझ हर व्यक्ति को होनी चाहिए। अपना भोजन ऐसा होना चाहिए खाने वाला बीमार न पड़े, बीमार धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो ये सब जो योगाहार में मैंने आपको जो बताया है, इसमें जो बेस लिया है वो है शाकाहारी प्राणी का। हमारा शरीर शाकाहारी प्राणी है, शाकाहारी प्राणी को चबा के खाना कंपलसरी है, और जो व्यक्ति चबा के खाते हैं वो लोग बीमार नहीं पड़ते, लंबी आयु तक वो लोग जिंदा रहते हैं बिना बीमारी से। तो आपको सबसे पहले योगाहार में कोई बात का प्रचार करना है, लोगों को जानकारी देनी है, तो ये बताना है कि हमारा शरीर 100% शाकाहारी है। शाकाहारी प्राणियों के शरीर के जो नीति नियम है वो सारे नीति नियम हमारे शरीर को लागू पड़ते हैं। शाकाहारी प्राणी को जो भोजन करना है वही भोजन हमारे शरीर के लिए उचित है। लेकिन हम संसारी है, पैसे खर्च कमाते हैं, मन दिया है, मजा मस्ती मौज शौक सब दिया हुआ है। तो दूसरे प्राणियों के जीवन में ऐसा होता नहीं है कि भी वो बड़ा बंगला बनाए, बड़ी गाड़ी रखे। तो उनके जीवन में खान पीन से लेके जीवन की रहनी करने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता है। मनुष्य
का शरीर के अंदर जो आत्मा है परमात्मा स्वरूप है। तो मनुष्य को बुद्धि भी ज्यादा दी है, सांसारिक है। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो धन कमाता है, ज्ञान कमाता है। उसके उपयोग से वो अपने जीवन में चैन ला सकता है। सारी समग्र संसार के अंदर वो अच्छे बुरे काम कर सकता है। तो मनुष्य जो है वही एक ऐसा प्राणी है जिसके साथ लोभ लालच मोह माया सब लगा हुआ है। बाकी दुनिया के कोई दूसरे प्राणी आप देखो, भोजन खाते हैं तो वो ऐसा भी नहीं सोचते कि कल खाने के लिए लाओ, इसको स्टॉक करके रखे। बहुत कम प्राणी ऐसे हैं जो स्टॉक करने की आदत वाले होते हैं। और मनुष्य तो साथ साथ पीढ़ी तक खाने के लिए कम न पड़े इसके लिए मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है। तो मनुष्य का जीवन, उसका सोच, उसकी रहने की लाइफस्टाइल वो दूसरे प्राणियों के हिसाब से अलग है। तो हमें शाकाहारी शरीर का बीज तो मान लिया, लेकिन शाकाहारी प्राणी को सबसे पहले ध्यान ये रखना पड़ता है कि अपना भोजन जो खाना है वो भोजन चबा के खाना कंपलसरी है। और हमें तो भगवान ने शाकाहारी प्राणी के हिसाब से दूसरे शाकाहारी प्राणियों को दो स्टमक दिया है, हमको एक ही दिया है। तो हमें तो एक ही स्टमक में जो भोजन डालना है वो चबा के रस करके ही डालना कंपलसरी है। तो जो लोग चबा के खाने का समय नहीं निकालते हैं उनके शरीर में कॉन्स्टिपेशन होता है, वही बीमार पड़ते हैं। और कम उम्र में एलोपैथी या आयुर्वेद की कोई ना कोई बीमारी की दवाइयाँ लेनी शुरू हो जाती है। तो बीमारी से बचना है तो आपको पहले काम करना पड़ेगा खाने की आदत सुधारना। छोटे बच्चे जब चबा के खाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, चबा के खाते हैं पेशन का गुण बढ़ता है, बच्चे में मेडिटेशन बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है, धीरज बढ़ती है। तो वो बच्चा दूसरे को सुनने की भी धीरज रखता है, उसकी याद शक्ति बढ़ती है। तो बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, बीमारी से बचते हैं, निरोगी रहते हैं। और बुजुर्गों के साथ उनका व्यवहार भी व्यवहारिक रहता है, वो झगड़ा या नहीं सुनने की फरियाद उन लोगों की नहीं होती है ऐसे बच्चों की। तो चबा के खाने वाले के जीवन में संतोष भी आ जाता है। उनके पास जो भी है, आप देखो, आप सर्वे कर सकते हो, और कई लोगों ने अपने अनुभव भी बताए थे कि जो बुजुर्ग लोग 80 साल से बड़ी उम्र वाले हैं, बीमार नहीं है, भले उनके पास पैसे कम हो, छोटे से मकान में रहते हो, लेकिन उसका जीवन, उनका मन एकदम संतोषी होता है। उनको लोभ लालच मोह माया कुछ नहीं होता है, जो है उसी में ही स्वीकृत करके ईश्वर ने उनके जीवन में जो दिया है उसी को ईश्वर का प्रसाद मान के अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो पहले तन और मन दोनों को ठीक रखने के लिए आध्यात्मिक जो बातें हैं उसका स्वीकृति भाव होना चाहिए व्यक्ति को। इसके साथ तप भी करना है, यानी हर रोज 16 घंटे का उपवास करना है। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं पूरे दिन, उन लोगों को तो एक टाइम उपवास नहीं कर सकते, उन लोगों को 3 टाइम खाना पड़ेगा। तो खाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हफ्ते 15 दिन में एक दिन छुट्टी रख के वो अपने शरीर को साफ करने का मौका दे। तो वो लोग एक दिन पूरे दिन का उपवास भी कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, पानी पे रह सकते हैं, नींबू पानी पे रह के शरीर को साफ करना चाहिए। जो बीमार है उन लोगों को तो कंपलसरी आपको बोलना है कि 16 घंटा का उपवास हर रोज हो जाना चाहिए, 8 घंटे के बीच में ही भोजन करना है। बीमारी से बाहर निकलना है या बीमारी से बचना है, दोनों काम के लिए 16 घंटे का उपवास कंपलसरी है। 2 टाइम भोजन करना है, 2 टाइम भोजन में भी ज्यादातर भोजन अल्कलाइन करना है। हमारे शरीर को 4 प्रकार का भोजन चाहिए, कैलोरी वाला, न्यूट्रिशन वाला, शरीर में कारीगर बनाए और शरीर की सफाई करे। तो जो भोजन पानी में तैरता है, पत्ती सब्जी फल, वो शरीर में न्यूट्रिशन देते हैं। कंदमूल अनाज दाल ड्राई फ्रूट्स वो पानी में नीचे बैठते हैं, तो वो शरीर में कैलोरी का काम में आते हैं।
तो ये बेसिक नॉलेज आपको हर व्यक्ति को आपके जो सेमिनार में आपको पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आता है, तो ये बेसिक बातें उसको समझाना बताना जरूरी है। शरीर को ठीक रखने के लिए कारीगर यानी शरीर का खून, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन हमारा शाकाहारी प्राणी का हरी पत्तियों से बनना जरूरी है। तो हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा क्लोरोफिल देता है। क्लोरोफिल शरीर में जाके सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन बनता है और नेचुरल बन जाता है। तो हर व्यक्ति को आपको ये बात बतानी है कि उनके भोजन में, डाइट में हरी पत्ती ऐड करें। चाहे फ्रेश ताजी लेके ऐड करें, चटनी के रूप में, जूस के रूप में पिए। नहीं पी सकते हैं तो उसका, ताजा नहीं मिल सकता है तो उसका जो ऑप्शन है फूड सप्लीमेंट में, उसके पाउडर अवेलेबल होते हैं, उसकी टेबलेट अवेलेबल होती है, तो उसका उपयोग भी व्यक्ति कर सकता है। ताजी पत्तियां का उपयोग करेगा और जो लाभ मिलेगा इससे पाउडर फॉर्म में या तो टेबलेट फॉर्म में थोड़ा कम लाभ मिलेगा। बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल ना खाए, इससे अच्छा है कि भी पाउडर फॉर्म वाला या टेबलेट फॉर्म वाला भी हरी पत्तियों का उपयोग करे व्यक्ति। तो चबा के खाना कंपलसरी है, 16 घंटे का उपवास कंपलसरी है और हरी पत्ती उनके भोजन में हर रोज शामिल होनी चाहिए। हाँ, तो ये तीन चीजें। और चौथी, भोजन जब पकाते हैं तो भोजन पकने के बाद उसके अंदर जो चेंज आता है, जो चर्बी है, फैट है, वो शरीर में उपयोग करने लायक नहीं रहता है। नमक को भी गर्म करके खाते हैं तो शरीर में जाके कैल्सिफिकेशन होता है। तो तेल और नमक ये दोनों हमारे शरीर के लीवर में सबसे ज्यादा जमते हैं। तो लीवर के अंदर जितना कचरा बढ़ने लगता है उतनी शरीर की सारी प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग, विटामिन का स्टोरेज और विटामिन प्रोडक्शन से लेके कई प्रकार की एनर्जी स्टोरेज से लेके कई प्रकार के काम लीवर करता है। तो लीवर में जितनी गर्म किए हुए तेल का कचरा जमने लगता है, लीवर के अंदर पकाया हुआ नमक खाने के कारण जो कैल्सिफिकेशन होता है वो भी सबसे ज्यादा लीवर में होता है। तो लीवर बगड़ना सबसे पहला होता है, लेकिन लीवर इतना बड़ा होता है कि उसमें जो जितना बिगड़ा है उसके हिसाब से शरीर के ऊपर इतने सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो लोग केयरलेस हो जाते हैं, फिर भयंकर बीमारी में फंसते हैं। तो बीमारियां ज्यादातर जो है वो सीनियर सिटीजन में होती है। ज्यादातर ज्यादातर जो बीमारियों का प्रकार है इसमें सबसे ज्यादा होती है डायबिटीज, दूसरी बीपी, तीसरी जॉइंट पेन और चौथी है ओबेसिटी। ये चार बीमारियां हर घर में कोई एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होगा। कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसके अंदर ये चार में से कोई बीमारी वाला व्यक्ति ना मिले। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ऐसी बीमारी जो हर घर पे है। आप इसके अलावा की बीमारी पे भी काम कर सकते हो, लेकिन हमें टारगेट ऐसा रखना चाहिए जो सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हो। तो अब बीपी की समस्या क्यों बढ़ती है? तो भोजन के अंदर जो हम तेल खाते हैं वो जब रिफाइंड होके आता है और उसका भी हम तड़का लगा के खाते हैं तो वो तेल खाने लायक रहता नहीं है। जिन लोगों के शरीर में बीपी की समस्या है उन लोगों के भोजन में ऐसे गर्म किए हुए तेल का रोल ज्यादा होगा। तो तेल गरम करते हैं तब नुकसान होता है, नमक गरम करते हैं तब जाके एक्टिव होता है और कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होता है। तो बीपी वालों के लिए बीपी की समस्या में क्या है, तो इसमें दो तीन प्रकार की बीपी की समस्या होती है। कई लोगों के खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाने के कारण खून गाढ़ा हो जाता है। तो जब खून गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट को ज्यादा लोड पड़ता है क्योंकि उसको प्रेशर से खून को आगे भेजना होता है, और खून गाढ़ा है तो ताकत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसके कारण उनका, पेशेंट का वीक हो जाता है हार्ट। अच्छा, कई लोगों के खून के नलियों में जो खून घूम रहा है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके कारण भी बीपी और हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। तो खून की नलियां साफ होनी चाहिए, कैल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए खून के अंदर। जो
फैट चाहिए। वो फैट की जो क्वालिटी है, शरीर को जो फैट चाहिए वो गर्म किया हुआ फैट नहीं खाना है, और नमक भी गर्म किया हुआ नहीं खाना है, क्योंकि ये दोनों चीज हमारे शरीर के सारे ऑर्गन को बिगाड़ते हैं। तो जब नमक पकाया खाते हैं तो हमारे खून में नमक घुल जाता है, खून के अंदर कैल्सिफिकेशन करके वो खून की नलियों को हार्ड कर लेता है। तो वो भी खून की नलियां हार्ड हो जानी, वो भी एक बीपी की समस्या है। कई बार हृदय जो होता है वो ज्यादा पंपिंग करता है, तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो भी बीपी की समस्या हो सकती है। खून गाढ़ा रहने के कारण भी बीपी हाई रह सकता है। तो कई प्रकार के कारण है बीपी हाई होने के। तो इसमें सबसे ज्यादा कारण हम मानते हैं रिफाइंड तेल गरम करके खाना। और खाने का मना नहीं है, लेकिन बिना चबाए खाना। तो जो लोग ऐसी चीजें खाते हैं, बाजारू चीजें खाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चबा चबा के रस करके खाते हैं, तो उनके शरीर में समस्याएं नहीं आती है। तो बीपी वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, खून गाढ़ा रहता है तो उनके लिए, अटैक आया है तो उन लोगों के लिए। तो उन लोगों की समस्या क्यों बढ़ी है? क्योंकि वो तेल वाला खाते हैं, नमक वाला खाते हैं, दोनों चीजें गर्म करके खाते हैं। तो गर्म करने से क्या नुकसान है वो सारे चैप्टर में हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो बीपी वाले को बीपी से बाहर आना है, तो पहले तो वो बीपी का पेशेंट जो है उसका वजन कितना है, कितने साल से दवाई खा रहा है, दवाइयाँ जो खा रहा है एलोपैथी की खा रहा है, आयुर्वेद की खा रहा है, वो सारी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। फिर वो एक ही बीमारी से पीड़ित है, दूसरी बीमारी भी है उनको, नहीं कि नहीं है, ये भी आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। तो आप ये सब बातें पेशेंट के बारे में जानकारी ले लोगे, तो फिर आप पेशेंट को योगाहार के बारे में कंसल्ट कर सकते हो आप। तो इसमें पहला है तीनों टाइम खाना नहीं है, दूसरा 2 ही टाइम खाना है, तीसरा जो भोजन खाना है इसमें 50% से ज्यादा रॉ फूड या अल्कलाइन खाना है, 50% से कम पकाया भोजन खाना है, चबा चबा के खाना है, भोजन में हरी पत्ती हर रोज होनी चाहिए, ये ध्यान रहे, सीजनल नेचुरल सलाद और फ्रूट भी शामिल होना चाहिए। और शरीर को जो उपयोगी चीजें हैं ऐसी नट से लेके दालें, और दाल है तो अंकुरित करके खाओ, नट्स है तो पानी में भिगो के खाओ। तो ये सब भोजन में अंदर चेंज करवाना है। चाय जैसा खराब भोजन इस धरती पे कोई नहीं है, तो पेशेंट को चाय तो छुड़वानी ही है। मान लो कोई नहीं छोड़ सकता है तो उसको हर्बल टी के ऊपर ले जा सकते हो। हाँ, हर्बल टी में मरी मसाले होते हैं, गुड़ होता है और नींबू होता है। तो ऐसे टेस्टी हर्बल टी भी आप बना के पी सकते हो। जो लोग चाय पत्ती की चाय पीते हैं उसके अंदर चीनी डालते हैं, इसके अंदर दूध डालते हैं। तो ये तीनों चीज ऑलरेडी घर पे आने से पहले प्रोसेस हो गई होती है। और जो चीज खाने की प्रोसेस हो जाती है उसकी जो क्वालिटी शरीर को बढ़िया मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो जो लोग बीपी वाले हैं, वो बीपी वाले के शरीर में ऑयल का प्रमाण ज्यादा बढ़ जाता है। जो शरीर में ऑयल जाता है वो शरीर युद्ध नहीं कर पाता है, और इसके कारण लीवर में जमने लगता है। और आप सर्वे कर सकते हो, जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं, तो वहां जाके आप चेक कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ 100 में से 80 लोग तो आपको ऐसे लगेंगे दुबले पतले लोग जिनको हार्ट अटैक आया है। तो ये पतले लोगों को अटैक क्यों आता है? मोटे लोगों को, ओबेसिटी से पीड़ित व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जितनी चर्बी खाता है वो चर्बी का उपयोग होके नए सेल, नए टिश्यू बन जाते हैं और बॉडी ग्रोथ करने लगती है। तो ज्यादातर जो लोग दुबले पतले हैं, चबा के नहीं खाते हैं, और फिर खराब तेल जो शरीर में जाता है, आंतों के जरिए खून में जाता है, तो वो खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर उपयोग नहीं कर सकता है। और इसके कारण जो कोलेस्ट्रॉल खराब शरीर में इकट्ठा हो चुका है वो लीवर में जमता है, खून की नलियों में जम जाता है। फिर खून की नलियां हार्ड हो जाती है, लीवर में जम जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। और फिर ये वो
शरीर के हार्ट की जो समस्या है, हार्ट की जो सिस्टम है, उसमें खामियां शुरू हो जाती है। तो बीपी दो प्रकार की होती है, एक हाई बीपी का पेशेंट होता है, एक लो बीपी का भी पेशेंट होता है। तो लो बीपी के पेशेंट में क्या होता है कि उनके शरीर को जो काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मान लो उसको खड़ा रहना है, तो खड़े रहने के लिए पैर को ताकत देनी पड़ती है, तब जाके वो बैलेंस करके खड़ा रह सकता है। तो पैर को काम करना है तो भी शक्ति चाहिए, कैलोरी चाहिए। तो जो जो लोग कैलोरी खाते हैं, और कैलोरी में जो क्वालिटी, मान लो कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट्स यानी अनाज से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, दाल जो है वो भी प्रोटीन है सब, और तेलीबिया से भी कैलोरी मिलती है। तो तेलीबिया में से जो ऑयल निकलता है, वो ऑयल कच्ची घानी का ऑयल है, तो शाकाहारी प्राणी के लिए वो डाइजेस्टेबल है, लेकिन उसके साथ सलाइवा भी जानी जरूरी है। ये बहुत महत्व का मुद्दा है। तो रिफाइंड तेल का उपयोग करते हैं, तड़का लगाया हुआ खाते हैं, फ्राई की हुई चीजें खाते हैं, और जितना भोजन क्रिस्पी, उतना शरीर के लिए ज्यादा नुकसान। तो बीपी वालों का जो हाई बीपी हो रहा है, उनके पीछे खून गाढ़ा हो जाना, कैल्सिफिकेशन हो जाना खून की नलियों में, लीवर बिगड़ना, और खून में घूमता हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज्यादा हो जाना, ये सारे हाई बीपी के प्रॉब्लम है। लो बीपी के प्रॉब्लम में क्या होता है कि हृदय को काम करना है, लेकिन उनको जो एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, वो ग्लूकोज के जरिए वहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन खून के अंदर जब मिनिमम क्वांटिटी का ग्लूकोज नहीं होता है, तब उसको एनर्जी नहीं मिलती है, और एनर्जी नहीं मिलती है तब हृदय काम नहीं कर पाता है, पंपिंग नहीं कर पाता है, धक्का नहीं दे सकता है, फिर लो बीपी की समस्या आती है। तो लो बीपी की समस्या में शामिल होता है पेंक्रियास, शामिल होता है लीवर, और शामिल होता है खून। ये सब कोऑर्डिनेट करके चलते हैं तो समस्या नहीं आती है। लेकिन खून गाढ़ा हो गया, फिर उसको पतला करने के लिए भोजन बदल देना चाहिए, लेकिन लोग भोजन नहीं बदलते हैं, वही खाते रहते हैं जो खा के उसके शरीर में बीमारी आई है, तो उनकी हालत बिगड़ने लगती है। लेकिन जिसकी हालत बिगड़ जाती है, बीमारी आ जाती है, वो अलर्ट हो जाए कि भाई मुझे दवाई नहीं खानी चाहिए, दुनिया के कोई प्राणी दवाई खा के नहीं जीते हैं, तो मैं क्यों दवाई खाऊं, ऐसी सोच जब आ जाती है व्यक्ति को, तो उनके जीवन में, शरीर में, मन में जो समस्याएं आती है, उसके पीछे का मूल कारण शोधने का प्रयत्न करने लगता है व्यक्ति। तो यहाँ बीपी के बारे में जो अलग अलग कारण हो सकते हैं, इसी तरह उसकी ट्रीटमेंट भी इसी तरह अलग अलग तरीके से भी दे सकते हो। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहते है, तो उनको सिर्फ हमारी सिस्टम, डाइट सिस्टम जो है उसी को ही सिखा लेना है। तो डाइट सिस्टम में क्या है, 16 घंटे का उपवास, 2 टाइम खाना है, इसमें से सुबह से दोपहर तक उपवास करता है, तो दोपहर को जब जोरों की भूख और प्यास लग जाए, तब वो पत्ती, सब्जी, फल, क्योंकि वो पानी में तैरते हैं, जो पानी में तैरते हैं वजन में हल्के हैं, इसीलिए तैर रहे हैं। तो जो खुराक के अंदर वजन कम होता है, वो खुराक में कैलोरी कम होती है, न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। तो कैलोरी जब ओवर ईटिंग था हो जाती है, मुंह की सलाइवा के बिना शरीर में कैलोरी चली जाती है, तो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसीलिए जो लोग चबा चबा के खाते हैं, उनकी शरीर की सारी सिस्टम सही तरह काम कर पाती है, क्योंकि वो रस करके भोजन को भेज रहे हैं। और जो लोग क्रिस्पी खाते हैं, बाजारू पैकेट वाला फूड खाते हैं, जो रिफाइंड तेल से बना हुआ है, और वो चीज भी जल्दी जल्दी खाते हैं, तो बिना सलाइवा जाती है, और जो चीज खाई है बाजार की वो प्रिजर्वेटिव वाली होती है, पाम ऑयल जैसे खराब तेलों की बनाई हुई होती है, तो वो सब जब शरीर में जाता है, और बिना सलाइवा के साथ भोजन शरीर में जाता है, तो वो खून की नलियों में जमने लगता है, खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लॉकेज होने लगते हैं, हृदय के अंदर भी हो जाते हैं।
तो बीपी की समस्या के पीछे सब कारण है। तो बीपी से बचने के लिए उनको ये ध्यान रहे कि तेल जो गरम करके खा रहे हैं वो बिल्कुल ना खाए, कच्ची घानी का तेल खाए, और हो सकता है तो नट्स को पूरी रात पानी में भिगो के खाए। लेकिन वो बीपी वाले को मर्यादा में, एक छोटी सी कटोरी से ज्यादा नट्स नहीं खाने चाहिए। पकाया हुआ तेल, तड़का लगाया हुआ, फ्राई किया हुआ तेल तो बिल्कुल बंद कर लेना है। ये खास ध्यान रखना है। सुबह का चाय नाश्ता भी छोड़ देना है, क्योंकि एक टाइम उपवास करना है। अब चाय जो है वो भी हमारे शरीर के लिए दुश्मन की तरह काम करती है, क्योंकि जितनी भी चाय बनाने की हमारी इंडिया की जो पद्धति है वो 100% एसिडिक ही चाय बनती है। अब एसिडिक भोजन खाओ, एसिडिक चाय पियोगे तो शरीर के अंदर जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो विटामिन्स बनाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। आ, साथ में जो चाय पी रहे हैं उसके अंदर जो दूध डाला है, चीनी डाली है, तो चीनी सैकरिन में कन्वर्ट हो जाती है। ज्यादा के सैकरिन बन जाती है तो शरीर उसको चर्बी में भी रूपांतर कर सकता है। तो ये खान पान की गलत जो तरीके हैं उसके कारण ही बीपी की समस्या आती है। तो बीपी की समस्या वाले को एक टाइम उपवास करवाना है, दोपहर और शाम 2 टाइम भोजन करवाना है। तो भोजन के 2 ऑप्शन दे सकते हो, या तो दोपहर का 100% कच्चा खाए, रात का एक टाइम पकाया खाए, या तो दूसरा ऑप्शन है दोपहर को आधा कच्चा खाए आधा पकाया खाए, रात को आधा कच्चा आधा पकाया। तो इस तरह भी वो अपने शरीर के लिए बीमारी से बाहर निकलने का प्रयोग कर सकते हैं। एनीमा हर बीमारी के लिए कंपलसरी होती है। एनीमा फर्जियात सुबह शाम दोनों टाइम देना सिखा उन लोगों को सिखा देना बहुत जरूरी है। तो आप लोग एनीमा का खुद भी प्रयोग करो। बीपी के पेशेंट को भी सुबह शाम दोनों टाइम एनिमा दिलवाओ, जो शरीर ठीक ना हो जाए तब। बीपी की उनकी जो चालू गोली है उसको बंद नहीं करवाना है, ये ध्यान रहे। वो भोजन बदलेगा, भोजन बदलने के कारण शरीर में से कचरा निकल जाएगा, वजन कम हो जाएगा, खून गाढ़ा है तो पतला हो जाएगा। लीवर जो काम कम कर रहा है वो लीवर भी 100% काम करना शुरू कर लेगा। तो उसके लिए उनको भोजन बदलना ही पड़ेगा। या तो एक टाइम कच्चा खाए, एक टाइम पकाया खाए। पकाया छोड़ दे और दोनों टाइम कच्चा खाएगा तो और जल्दी परिणाम मिलेगा शरीर के अंदर। और भोजन का जो प्रकार है, कैलोरी वाला, न्यूट्रिशन वाला, कारीगर बनाने वाला और सफाई करने वाले, ये चारों प्रकार के खुराक उनके शरीर में जाने चाहिए, जिसके कारण शरीर का मेंटेनेंस और सब कुछ होता रहे। प्रोडक्ट का उपयोग करके बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज से बाहर निकलना है तो हृदय अमृत टॉनिक हमने हमारे सेंटर पे भी ही बनाते हैं हम। इसमें अदरक का रस निकालना है, इसमें आपको नींबू का रस निकालना है, और लहसुन का, अदरक लहसुन और नींबू तीनों का प्योर रस निकालना है। सेम क्वांटिटी लेनी है तीनों की। और चौथा होता है एप्पल साइडर विनेगर, वो भी सेम क्वांटिटी लेनी है जो पहले 3 लिए। तो कुल मिला के 4 आइटम आपको सेम क्वांटिटी की लेनी है। और वो जो लिक्विड तैयार हो जाता है उतनी ही क्वांटिटी का शहद इसके अंदर ऐड करना है। तो इस तरह आप हृदय अमृत टॉनिक बना सकते हो। और जो लोगों को बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज है उन लोगों को ये 2 टाइम 3 टाइम 2-2 चम्मच एक गिलास पानी के साथ देने से उनकी खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाती है, खून के अंदर घूमता हुआ कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, हृदय के ब्लॉकेज कम हो जाते हैं, बीपी कोलेस्ट्रॉल सब में राहत मिलनी शुरू हो जाती है। और ये हृदय अमृत टॉनिक सेल्फ प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि सारी चीजें सेल्फ प्रिजर्वेटिव वाली है, तो वो जल्दी बिगड़ता नहीं है। एसिडिटी वाले लोगों को ये हृदय अमृत टॉनिक थोड़ा एसिडिक कर सकता है, इसके लिए उन लोगों को ये खाली पेट नहीं लेना है, उसको भोजन के बाद लेना है। कई लोग जैन स्वामीनारायण लोग होते हैं वो लहसुन वाली चीज भी नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए बिना लहसुन की हृदय अमृत टॉनिक हमारे सेंटर पे अवेलेबल होता है। लेकिन वो लहसुन वाली जितनी ज्यादा फायदा करती है उतनी बिना लहसुन वाली लिक्विड फायदा नहीं करती, कम करती है।
दूसरा कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़े, इसके लिए तेल को गर्म करके नहीं खाना है। जो तेल खाना है कच्ची घानी का खाना है, और हो सकता है तो वाटर सॉल्यूबल, यानी पानी में पूरी रात नट्स को भिगो भिगो के रखो, तो वो जो मूंगफली के दाने पूरी रात पानी में रहेंगे, तो उसका जो तेल है वो दूध बन जाता है, वाटर सॉल्यूबल हो जाता है, और वाटर सॉल्यूबल फैट ही हमारा शरीर डाइजेस्ट कर पाता है। तो वाटर सॉल्युबल फैट जो है वो बॉटल बाजार में नहीं मिलेगी आपको, तो उनको तो बना के ही खाना पड़ेगा। तो ये उन लोगों को, बीपी वाले को, ये डाइट में चेंज करने के लिए बताना पड़ेगा। हरी पत्ती भी उसको साथ में खाना है। तो बीमारी कोई भी हो, लेकिन हमारा योगाहार का जो फूड डिश है उसके अंदर 5 चीजें कंपलसरी, और छठी छो 6 चीजें कंपलसरी फूड में होनी चाहिए, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो। तो इसमें आपको सजेशन ये देना है भोजन के अंदर कि एक टाइम तो उपवास ही करना है कंपलसरी, 8 घंटे के बीच में खाना है। खाने में जो डिश है उसमें 1 कटोरी हरी पत्तियों की चटनी चाहिए, 1 कटोरी स्प्राउट या तो पानी में भिगोए हुए नट्स होने चाहिए, तीसरी कटोरी होनी चाहिए सलाद या तो सीजन का फ्रूट होना चाहिए। तो ये 3 कटोरी तो कच्ची ही खानी है। चौथी कटोरी में पकाई सब्जी खा सकते हो बिना कंदमूल वाली, कंदमूल से बनाई हुई सब्जी सब्जी नहीं है, अनाज है। और 5वीं कटोरी होती है अनाज, इसमें गेहूं चावल को छोड़ के वो कोई भी अनाज ले सकते हैं, उसकी आइटम बना सकते हैं। तो ये 5 कटोरी इक्वल क्वांटिटी की, हाँ, धीरे धीरे चबा चबा के। और जो बुजुर्ग लोग हैं जो दांत नहीं है, तो वो क्रश करके ये चीजें सारी मुंह में घुमा घुमा के लार के साथ उतारे। और ये 5 कटोरी भोजन करने के बाद ऊपर से छठी कटोरी ताजी मोरी छाछ, जिसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको भोजन के ऊपर ले लेना है। दोपहर को भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये है आधा कच्चा आधा पकाया। दूसरा ऑप्शन है दोपहर से शाम तक पूरे कच्चे पे रहे, रात का एक बार पकाया खाएं, लेकिन इसमें तेल का प्रमाण नहीं होना चाहिए। कच्ची घानी का तेल का उपयोग करके बिना तड़का लगाए हो सकते हैं तो सब्जी और खाने का भोजन बनाए, ये ध्यान रहे। तो स्वाद का भी उन लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उसको कफ प्रकृति होती है, पित्त होती है, वायु प्रकृति भी होती है। तो स्वाद जो होते हैं वो कौन से स्वाद कौन सी प्रकृति को सपोर्ट करते हैं, कौन सी प्रकृति से बाहर निकलने में मदद करते हैं, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी अपने टॉपिकों के अंदर बता के रखी हुई हैं। तो रिवीजन करते हैं। मीठी चीज कफ बढ़ाती है, वजन बढ़ाती है और स्वभाव आलसी बना देता है। मीठी चीज कार्बोहाइड्रेट से वो शरीर को कैलोरी देने का काम करते हैं। खट्टी चीजें नहीं ताकत देते हैं, नहीं रिपेयरिंग करते हैं, उसका काम है सफाई। आपके शरीर में जहां जहां कचरा है, खून की नलियां हार्ड हो गई है, खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हृदय के अंदर ब्लॉकेज है, लीवर के अंदर फैटी लीवर हो चुका है, सब जो बढ़ गया है उसको तोड़ के निकालने का काम खट्टे चीजें करती है। तो खट्टे नेचुरल जो स्वाद है, नींबू पाइनएप्पल संतरा मौसम्बी नारंगी सब जो खट्टे हैं, तो खट्टे का काम है बॉडी डिटॉक्स करना, वजन कम करना। ज्यादा खट्टा खाने से ज्यादा कचरा निकल जाता है, खून में ज्यादा कचरा इकट्ठा होने के कारण खून में घूमते हुए बैक्टीरिया कचरा खा के वायु पैदा करते हैं, जो खून में बढ़ता है वायु, जिसको कहते हैं वायु प्रकृति। तो ये वायु प्रकृति खट्टी चीज खाने की साइड इफेक्ट है। इसीलिए जो जब न कोई व्यक्ति खट्टा खाता है तो सूजन आ जाती है जोड़ों में, पेन होने लगता है। तो ये वायु प्रकृति है। तो शरीर में कहीं कहीं पेन है आपको, तो बिना वायु कभी नहीं हो सकता। तो ये वायु, पकाया हुआ भोजन, पकाए हुए प्रोटीन ज्यादा खाने से भी वायु प्रकृति ज्यादा बढ़ती है। सड़ा हुआ भोजन खाने से भी वायु बढ़ जाती है। कोई कच्ची चीज भी आप खा रहे हो लेकिन वो भी सड़ा के खाओगे तो भी वायु बढ़ा सकती है। तो ये वायु का काम है चंचलता लाना, वजन कम करना, ये उसका काम है, और खून में वायु बढ़ाता है,
तो ये सब खट्टी चीजों की साइड इफेक्ट है। तो जो एसिडिटी वाले हैं उन लोगों के लिए भी खट्टी चीजें एसिडिटी बढ़ाने का काम करता है। तो खट्टी चीजों का फायदा और गैर फायदा ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तीखी चीज जो होती है मुंह में पानी लाती है, और ज्यादा तीखी खाने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है, स्वभाव गुस्सा वाला हो जाता है। तो ये स्वाद का भी उनको ध्यान देना जरूरी है। साथ में कड़वा रस जो है वो शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए है। प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं तो उसको वापस बढ़ाने के लिए कड़वे रस पीने का प्रावधान है। तो कड़वा रस जो लोग एनडीएस नहीं करते हैं, तीनों टाइम पकाया खाते हैं, पाप कर रहे हैं, इसीलिए उनको कड़वा पीने की जरूरत पड़ती है। तो चैत्र महीना में ये कड़वा रस पिला के लोगों को हेल्थ की अच्छी रखने का प्रावधान भी हमारे धर्म गुरुओं ने, शास्त्रों ने रखा हुआ है। बीपी के अंदर दूसरा ये भी ध्यान रखा है कि कच्चा लहसुन खाना वो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज को कम करता है। जो ककड़ी आती है, अरे ककड़ी क्या, लौकी जो आती है, दूधी कहते हैं गुजराती में उसको, बीच में से काटते हैं तो इसकी किनारी धार पे चिकास निकलती है। तो वो चिकास, छिलके का, वो चिकास शरीर में जाएगा तो ब्लॉकेज कम करता है। लेकिन ये दूधी को, छिलके को आप पकाओ तो इसके अंदर जो चिकास है वो गर्म हो जाती है, तो वो खाने के बाद शरीर में ब्लॉकेज बढ़ने लगते हैं। तो उनको ये ध्यान रखना है कि भी कौन सी चीज को गर्म करके खाना चाहिए, कौन सी चीज को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, खास करके तेल में और नमक में। हाँ, तो ये दोनों चीज, तेल और नमक दोनों का गलत तरीके से उपयोग करने से बीपी, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज जैसी बीमारियां, हार्ट अटैक और लकवा पड़ने तक की समस्याएं आ जाती है। तो उससे बचने के लिए पेट की सफाई हर रोज होनी चाहिए। हर रोज एनिमा ले, दोनों टाइम सुबह शाम, या तो मल शुद्धि गोली का उपयोग करे, त्रिफला का उपयोग करे, पेट साफ रखे। एक टाइम उपवास करे, 2 ही टाइम खाना है, 8 घंटे के बीच में खा लेना है। तो आधा, एक टाइम पूरा 100% कच्चा खाए, एक टाइम पकाया खा सकते हैं, या तो दोनों टाइम आधा कच्चा आधे से कम पकाया खाए, तो भी शरीर में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक कच्चा खाने से शरीर में लाभ तो मिल जाता है, बीमारी चली जाती है, दवाइयाँ छूट जाती है। लेकिन जैसे वो बीमारी में से बाहर आता है पेशेंट, फिर वो कच्चा खाना छोड़ देता है, वापिस पकाया खाना शुरू कर लेता है। अब पकाया साथ साथ जब शुरू करता है तो जो जो झड़प से बीमारी शरीर से बाहर निकली थी, उससे 2 गुना झड़प से बीमारी वापिस आने जाती है। तो इससे बचने के लिए भी चबा चबा के खाने की आदत होनी कंपलसरी है। बीमारी कोई भी हो, उनको कंपलसरी आपको बताना है कि वो चबा चबा के खाने की आदत डाले, ये फर्जियात है। ठीक है। तो बीपी के लिए एनिमा, मलसूदी, हृदय अमृत टॉनिक, ये सब का उपयोग करे, और कच्ची घानी का तेल का प्रयोग करे, या तो नट्स को भिगो के खाए। हरी पत्ती भी कंपलसरी उसको खानी जरूरी है। और जो लोग वेट में ज्यादा है उन लोगों को बॉडी डिटॉक्स करने के लिए रसाहार करना चाहिए, खट्टे फलों का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। बीपी की जो दवाइयाँ है, हमारे हिसाब से तो बीपी की दवाई सुबह में लेने के बदले रात को लेनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि रात की ली हुई गोली की इफेक्ट दूसरे दिन दोपहर या दूसरे दिन शाम तक रहनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कंपनी की जो गोलियां होती है वो 24 घंटा उसको कंट्रोल करना चाहिए बीपी, लेकिन मान लो वो दूसरे दिन दोपहर को उसकी बीपी की कंट्रोलिंग कम हो गई, दवाई की इफेक्ट कम हो गई, तो दोपहर को वो पेशेंट सोया हुआ नहीं होता है, जागता है, तो उसको पता चलने लगता है कि भी शरीर में कुछ हो रहा है। तो वो उसको बीपी बढ़ रहा है तो उसको पता चल जाता है, तो दूसरी गोली ले सकता है। लेकिन डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टर लोग बीपी की गोली सुबह में ही खाने के लिए कहते हैं, सुबह में खाने के लिए देते हैं। वही गोली दूसरे दिन सुबह तक काम आनी चाहिए, बीपी को कंट्रोल करनी चाहिए। लेकिन मान लो किसी का, कोई पेशेंट का आधी रात को बीपी का दवाई की इफेक्ट कम हो गई, फिर आधी रात को उसका बीपी बढ़ने लगता है, पेशेंट सोया हुआ है
और एकदम बीपी बढ़ जाएगा तो इतना टेंशन में आ जाता है और इमरजेंसी में हॉस्पिटल चले जाते हैं। और जो पेशेंट आधी रात को आता है हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल पहुंचते हुए रास्ते का वातावरण देख के भी उसको ज्यादा टेंशन होने लगे, मुझे आधी रात हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। फिर डॉक्टर उसको आधी रात जो पेशेंट आता है उसका ऑपरेशन ही कर डालते हैं। तो एक्चुअली तो वो गोली उन्होंने शाम को लेने के लिए बोला होता, तो दोपहर को शायद गोली की इफेक्ट कम हो गई तो पता चलने से दूसरी गोली भी ले सकती। इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होना जरूर नहीं पड़ता है। तो ये लोग सुबह में जो गोली खिलाते हैं वो भी गलत है, हमारे हिसाब से रात को ही ये गोलियां लेनी चाहिए। लेकिन आप गोली कितनी लेनी है, कितनी प्लस माइनस करनी है, वो हमारा काम नहीं है। हम इसके बारे में कोई पेशेंट को कुछ नहीं बोलेंगे, उसको ऐसा ही बोलना है कि हर हफ्ते आप बीपी चेक कराते रहो और अपने फैमिली डॉक्टर के पास आपकी बीपी की गोलियां प्लस माइनस जो करनी है उनके पास से आप करा सकते हो, या तो आयुर्वेद वाले पतंजलि वाले डॉक्टर को भी पकड़ के आप चेक करा सकते हो। तो हमारा काम है दवाइयाँ नहीं देना है, दवाइयाँ का डोज कब चालू करना है बंद करना है उसके बारे में हमें कोई जानकारी पेशेंट को नहीं देनी है। उसको सही फूड क्या लेना है, किस तरह लेना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें का ही नॉलेज उनको देना है। और ऐसा नॉलेज देने के बाद वो जब अमल अमल करेगा पेशेंट, तो उसकी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो सकती है। ठीक है। तो आज हमने बीपी के बारे में सारी बातें की। अगली बार हम डायबिटीज के ऊपर बात करेंगे और इसके आगे तीसरी बार जॉइंट पेन और ओबेसिटी से लेके जो दूसरी बीमारी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो बर्निंग इश्यूज में जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम ये 2-3 दिन के जो लेक्चर हमारे बाकी बचे हैं उसमें उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अजय भाई, अनम्यूट करो। હલો. जी। પેશન્ટની હાર્ટબીટ અને કફની પ્રકૃતિ કેવી રીતે प्रकृति कई रीते જાણી શકાય? जानी शकाय। तो प्रकृति में तो क्या है, पेशेंट खुद ही बताएगा आपको। उसको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो कफ प्रकृति वाला है, ओबेसिटी से पीड़ित है तो कफ प्रकृति होने के चांस ज्यादा है, स्वभाव आलसी है, एक्टिवनेस कम है तो भी कफ प्रकृति हो सकती है। और उसके शरीर के ऊपर आए हुए सिम्टम्स, सर्दी जुकाम दिख रहा है, गला पकड़ रहा है बार बार, तो वो सारे कफ प्रकृति के निशान है। और कफ प्रकृति वाले ज्यादातर मीठी चीज खाने के भी आदी होते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो व्यक्ति खुद ही ज्यादातर तो बोलता है कि भाई मुझे एसिडिटी की तकलीफ है या कफ की तकलीफें होती है। आपको उसको पूछ भी लेना है कि भाई प्रकृति के हिसाब से आपको डाइट उसको एडवाइस देनी पड़ेगी। एसिडिटी वाला है तो एसिडिटी वाले को आप हृदय अमृत टॉनिक नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, एसिडिटी बढ़ा सकता है। तो ऐसे पेशेंट को, कम एसिडिटी वाले को आप भोजन के बाद दे सकते हो, लेकिन ज्यादा एसिडिटी वाला है तो उसको नहीं दे सकते। भोजन के पहले भी नहीं दे सकते, भोजन के बाद भी नहीं दे सकते। तो व्यक्ति की प्रकृति भी बहुत मायने रखती है एडवाइस के लिए, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। અને વાત પ્રકૃતિ કેવી રીતે ખબર પડશે? वात प्रकृति में ज्यादातर इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट पेन होते हैं, तो सूजन, जॉइंट पेन, ये सब वात प्रकृति, और स्वभाव चंचल हो जाना, ये सब वात प्रकृति के निशान होते हैं। चलो और कोई सिको। तो बीपी, अच्छा, अब कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो एक के साथ दूसरी बीमारी के साथ होते हैं, बीपी की भी समस्या है, डायबिटीज की भी समस्या है। तो ऐसे लोगों को तो आपको खास ध्यान रख के डाइट देना पड़ेगा, क्योंकि मीठे फल खाएगा तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, तो उसको वो नहीं खिलाना है। डायबिटीज वाले को गोलियां टाइम से लेने की
डॉक्टर ने एडवाइस करके रखी है तो वो भूखा रहे ही नहीं, खाता रहे, गोली भी खाता रहे। तो उसका मन मजबूत करके उसको भोजन नहीं करवाना है और दवाई भी नहीं देना है। तो डायबिटीज वाला पेशेंट है, भले बीपी का पेशेंट भी हो और साथ में डायबिटीज वाला हो, तो उसको ये एडवाइस देनी है कि सुबह में एक का टाइम खाना छोड़ना है। अब जब जिस टाइम आप खाना छोड़ रहे हो उस टाइम आपको भोजन छोड़ा है तो कोई दवाई भी लेनी नहीं है। भोजन करते हैं तब दवाई की जरूरत पड़ती है, भोजन नहीं करते हैं उसको तो दवाई की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये भी उनको खास करके बताना जरूरी है। बोलो अजय भी। એક પેલું ઓઝોનાઇઝર ની આપણે વાત કરી હતી, તો આપણે અહીંયા કોઈ વાપરે છે અને કઈ કંપનીનું લેવું સારું? ऑनलाइन जो मिलते हैं इसमें आपको ब्रांड नेम वाला जिसकी दूसरी होम अप्लायंसेस आती हो ऐसी ब्रांड वाले की लोगे तो अच्छा आएगा वो। इसमें तो बहुत बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट नहीं है। અને પછી ઓઝોનાઇઝર વાપરીએ આ લોકો અમુક વોટર ડ્રિંકિંગ વોટર આવે છે એમાં ઓઝોનાઇઝર લખેલું હોય છે, તો આપણે ઘરના પાણીમાં પેલું મશીન મૂકીને કરીએ તો એ પાણી પછી પી શકાય આપણે? ओजोन ट्रीट करेलू पानी ना पीवाय। પણ આ ડ્રિંકિંગ વોટરની બોટલો ઓક્સી રીચ ને બધા ઉપર લખેલું હોય, ઓઝોનાઇઝડ લખેલું હોય છે. नहीं, ये ઓઝોનાઇઝર નથી હોતું। ઓક્સિજન રીચ કરવા માટે લોકો ચોક્કસ પ્રકારની કાર્ટ્રીજ બનાવતા હોય છે અંદર કેમિકલ્સ ને એવું નાખીને, મિનરલ્સ નાખીને। ઓઝોનાઇઝર ના હોય, ઓઝોનાઇઝર તો હવામાંથી ઓક્સિજન લઈ અને ઓઝોન બનાવે અને એ ઓઝોન વાયુ પાણીમાં ડાયલ્યુટ કરાય અને એ તો ઓઝોન એટલે તમે ઓઝોન ડાયરેક્ટ શ્વાસમાં લો ને તો ફેફસા ખતમ કરી નાખે, કારણ કે એનું કામ છે તોડફોડ કરવાનું। ઓઝોન એટલો બધો એક્ટિવ વાયુ હોય છે કે જેના સંપર્કમાં આવે એને તોડી કાઢે। એ બેક્ટેરિયાના સંપર્કમાં બેક્ટેરિયાને મારી નાખે, પેસ્ટિસાઇડના સંપર્કમાં આવે તો પેસ્ટિસાઇડના એટમને તોડીને ફોડી કાઢે। તો આપણે આ દ્રાક્ષના દાણા છૂટા પાડીને અંદર એનો ઓઝોનાઇઝ કરી શકાય કે એના આખે આખા અમુક દાણા થઈ ગયા હોય બરાબર, એમાંથી પેસ્ટિસાઇડ કાઢવું હોય? હાલે દાનાને તમે તોડી કાઢો, ખુલ્લા કરી શકો, અથવા આખે આખી લૂમ જે છે એ પાણીમાં ઓઝોન ટ્રીટ કરેલું પાણી હોય એમાં આખે આખી લૂમ મૂકી દેવાની દ્રાક્ષની। આપણે ઓઝોન ટ્રીટમેન્ટ શેના માટે કરીએ છીએ? બે રીતે। એક તો પેસ્ટિસાઇડ એના ઉપર જે છાંટેલી હોય એને તોડવા માટે, એટલે એના નુકસાનથી બચવા। और બીજું કે કોઈ બી ફળ હોય, શાકભાજી હોય, જમ્સ તો એના ઉપર હોય જ। હવે જમ્સ વાળું જે શાકભાજી ફળફળાદી છે એ તમે ફ્રીજમાં મૂકો એટલે 2-3 દિવસે બગડવાનું ચાલુ થઈ જાય જમ્સના કારણે। તો જ્યારે ઓઝોન વાળા પાણીમાં તમે એનું વોશ કરી કાઢો છો, એમાં ડબોળી રાખો છો તો જમ્સ બધા મરી જાય છે। અને જમ્સ ના હોય એટલે એ સબ્જી જલ્દી બગડે નહીં, એ 10-10 દિવસ સુધી, અઠવાડિયું 10 દિવસ ફ્રીજમાં ફ્રેશ રહે, એ ઝડપથી બગડશે નહીં। એટલે એક તો પેસ્ટિસાઇડથી બી મુક્ત કરે અને જમ્સથી બી મુક્ત કરે, એટલે લાંબુ ટકી શકે એ સબ્જી ફળ બધું। એના માટે ઓઝોનાઇઝર ટ્રીટમેન્ટ છે। ચલો, કોઈને હવે સવાલ હોય એવું લાગતું નથી। ગીતાબેન, અનમ્યુટ કરો। અનમ્યુટ કરો બેન, તમે હાથ હલાય તો સવાલ, મેં રિક્વેસ્ટ તમને મોકલી છે અનમ્યુટ કરવાની। હા બોલો। સર એપલ વિનેગર કોઈ કંપનીનું એવું લેવાય, સારી કંપની એપલ વિનેગર? યુએસએની કંપની જે છે એક જ જે બનાવે છે એ એપલ સાઇડર વિનેગર સારું આવતું હોય છે। અને એ મોટા ભાગે જો શોપિંગ મોલ હોય ને મોલોની અંદર જે અવેલેબલ હોય છે એ, પછી તો રામદેવ, બાબા રામદેવ બી બનાવે છે એપલ સાઇડર વિનેગર। તમે કીધું સર કે એસિડિટી વાળાને ના અપાય, ના કહેવાય, ના લેવાય?
ના, આ તમે એસિડિટી વાળા માટે ખટાશ ન લેવાય ને, કારણ કે એસિડિટી વધારવાનું કામ કરે. એટલે પહેલા એસિડિટી વાળાની એસિડિટી કમ કરાવવી પડે, અને એસિડિટી કમ કરવી હોય તો એનું ભોજન એક અઠવાડિયું આલ્કલાઇન ફૂલ આપો. એસિડિક ખોરાક આપવાનું બંધ કરો, એક અઠવાડિયામાં બોડી આખી આલ્કલાઇન થઈ જાય, એસિડિટી બંધ થઈ જાય, પછી તમે ખટાશ આપો તો ચાલે. સર જે કીધું ને કે કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે. કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે તો તળેલું, વઘારેલું, પછી ગરમ કરેલા તેલ, રિફાઇન્ડ તેલ, આ બધા બંધ કરવા પડે. અને એને તોડવા માટે ખાટા ફળ ખાવા પડે. ખાટા ફળ ખાવાથી એસિડિટી થતી હોય તો પછી ખટાશના બદલે કાચું વધારે ખાય, એટલે રાંધેલું બંધ કરી નાખે, રો ફૂડ જ વધારે ખાય ખટાશ સિવાયનું, તો બી આલ્કલાઇન થઈ જશે. ગ્રીન જ્યુસ લેવાય ને, ગ્રીન જ્યુસ અપાય ને. ગ્રીન જ્યુસ તો દરેક બીમારીમાં કમ્પલસરી છે બેન. એને વજન વધારવાનું હોય તો એ ગ્રીન ખાવાનું, ઘટાડવાનું હોય તો એ ગ્રીન ખાવાનું, શરીરમાં કોઈ બી રોગ હોય તો એ ગ્રીન તો ફરજિયાત છે, કારણ કે એ તો મેઇન ખોરાક છે. એના વગર તો શરીરનું બધું જ નકામું છે. એકલા પાંદડા ખાઈને જી શકાય. ઓકે સર, થેન્ક યુ. જી, ચલો બીજા કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય? જી ટ્વિંકલબેન, અનમ્યુટ કરો, બોલો. સર અમારે તમારું પેલું ગાંધીનગરમાં એનડીએસ જે આપણું સેન્ટર છે એની અમારે 2-3 જણે મુલાકાત લેવી છે, અને એનીમાનું એ લેવું છે. ગાંધીનગરમાં આપણું જે પહેલા પરમેનન્ટ સેન્ટર હતું, જે આપણને એક ભાઈએ ભાડા વગર સેવા માટે વાપરવા આલેલું, એ અત્યારે હવે એ જગ્યા હવે નથી રહી, એટલે આપણે બંધ કરેલું છે. અમદાવાદ જ છે. ગાંધીનગરમાં જ્યારે મને વોટ્સએપ કરો તો તમને 2-3 નંબરો આવે, એ નંબરો ઉપર તમને આ બધી પ્રોડક્ટો અવેલેબલ થઈ જાય, અને એ લોકો થોડું ગાઈડન્સ બી આપી દે. એટલે એક ભાઈ હતા સર જે તમારી અંડરમાં બધું શીખ્યા છે, અને એમને મને સલાહ આપી કે સર બધું જ આ ગ્રીન પત્તી વાળી જે ટેબ્લેટ છે, કે મને સર ઢીચણનો બહુ પેઇન છે સર, એટલે એમણે મને એવું કીધું કે તમે એકવાર ત્યાં મુલાકાત લો, સરને મળી આવશો તો તમને જે પ્રકારે પ્રોપર કે, અને આ એનીમા અને જે પત્તીની ગોળી, એ બધું મને એ ભાઈએ કીધું જે તમારા અંડર શીખ્યા છે બધું જ. એમણે મને એવું સલાહ આપી સર કે ગાંધીનગર તમે જઈ આવો તો તમને બધી વસ્તુ અવેલેબલ. હા, એમ તો 2-3 જણા છે એ આ કામ કરે છે. એક અડાલજમાં છે અલ્પાબેન, સેક્ટર 3માં રમેશભાઈ પંડ્યા છે, અને સેક્ટર 27માં ડોક્ટર સંજય ભંડેરી છે, જે આયુર્વેદિક ડોક્ટર છે. તો એ બધા આપણા સ્ટુડન્ટો જ છે, ઓલરેડી કોર્સ કરી ચૂક્યા છે એ લોકો ઇન્ટરનેશનલ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાંથી. એટલે સર તમને મળવું હોય તો અમદાવાદ, રાઈટ? તો અમદાવાદ, હા, 4 થી 6 નો મારો શાહીબાગ સેન્ટરનો ટાઈમ છે. ઓકે સર. હા, અને સર આ ઢીચણ દુખે છે મારે, તો મેં તો જે કે તમે કીધું એમ 1 ટાઈમ જમવાનું અને સાંજે લગભગ એવોઇડ કરતી હોઉં છું, તો એના સિવાય મારે કશું કરાય સર? આ ઢીચણ એકલા હમણાં ઢીચણમાં અવાજ થતો હોય, ખટખટ અવાજ આવતો હોય, તો એમાં ચિકાસ, હાડકાની વચ્ચે ચિકાસ ભરવા માટે બાવળફળીનો ઉપયોગ વધારો. બાવળની ચિકાસ જે છે ને, એ હાડકામાં ચિકાસ ભરવાનું કામ કરે. તો એ ક્યાં મળશે સર? એ સેન્ટર ઉપર મળશે, ગાંધીનગર વાળા પાસે બી મળી જશે. ઓકે સર. તો હું વોટ્સએપ સર તમે મને નંબર મોકલી શકશો ને સર? મારા નંબર પર હેલો હાઈ કરશો એટલે ઓટોમેટિક આવી જશે. હા, ઓકે સર. થેન્ક યુ સર. चलो अभी तो आप लोगों को बीपी के पेशेंट को क्या एडवाइस दोगे, वो आपकी ओरल एग्जाम में सवाल भी आ सकता है। तो जो जो कॉमन डिजीज है ज्यादातर हर घर में, ओबेसिटी, डायबिटीज, बीपी, जॉइंट पेन, इतनी बीमारियां के बारे में तो आपको मिनिमम उनको क्या एडवाइस देनी है पेशेंट को, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओरल एग्जाम में सब के में से कोई ना कोई बीमारी के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम पूरा करते हैं आज का टॉपिक। परसों
दोबारा मिलेंगे और आगे की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।